Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from Imid Education Academy of Literature. With me you are going to cover today an essay by Virginia Woolf, first published in September 1929 और Virginia Woolf एक बहुत ही important writer है literature students के लिए. Let us start the video now and know about this topic in detail. Please do not forget to share and subscribe the channel so that you may keep on getting important updates from our side. You may contact at this number to join our classes. आइए वर्जीनिया वुल्फ के बारे में जानते हैं किस तरीके की वो राइटर थी. वर्जीनिया वुल्फ एज पर मी रैंक्स एज वन ऑफ इंग्लैंड्स मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड राइटर्स ऑफ द मिडल पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी. 1882 में इनका बर्थ हुआ था एंड शी डाइड इन 1941. बहुत ही अच्छी नॉवलिस्ट थी, क्रिटिक थी, एसेज थी और उनका एक राइटिंग स्टाइल था जिनको हम इम्प्रेशनिस्टिक भी कहते हैं. सो हर नॉवेल्स कैन परहैप्स बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज इम्प्रेशनिस्टिक, एक लिटरेरी स्टाइल विच अटेम्प्ट्स to inspire impressions rather than creating reality. She was one of the greatest modernist English writers of 20th century and she is credited with numerous novels, short stories, essays and her best known work include the novel Mrs. Dalloway जो कि 1925 का है, To the Lighthouse 1927, Orlando 1928 और इस essay की तो हम बात ही आज करने जा रहे हैं, A Room of One's Own, most well known for her experimental work Room of One's Own. तो जिस एसे की हम आज बात करने जा रहे हैं, अ रूम ऑफ वंस ओन, ये पब्लिश हुआ था 1929 में और उन्हीं के द्वारा दिए गए 2 लेक्चर्स पर बेस्ड है बेसिकली, जो उन्होंने न्यूहम और गिटन कॉलेजेस में दिए थे. दीज आर वेरी फेमस कॉलेजेस ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. जानते हैं कि इस एसे का सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल प्रीमाइस है क्या. बेसिकली वर्जीनिया वुल्फ जी के अकॉर्डिंग हर फीमेल को अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है एज अ ह्यूमन बीइंग एंड फॉर दिस पर्पस एवरी वुमेन नीड्स अ रूम ऑफ अ ओन एंड 500 pounds अ ईयर. तो एक फीमेल को जब फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, अपना एक स्पेस मिलेगा अपनी लाइफ में, तभी तो वो फीमेल अपनी पहचान बना पाएगी. यही था उनका मानना. सो विदाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम दैट डिराइव्स फ्रॉम दिस इंडिपेंडेंस, दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, women's achievements in the arts, in letters, literary scale, literary level will always lag behind. उनका मानना था कि एक फीमेल जो है वो डिपेंडेंसी में ही उलझ कर रह जाती है. जब तक एक फीमेल इंडिपेंडेंट नहीं होगी, किस तरीके से वो अपने आर्ट को निखारेगी, किस तरीके से अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाएगी. फीमेल्स को जनरली मौका ही नहीं मिलता अपने आर्ट को, अपने टैलेंट को दुनिया को दिखाने का, बिकॉज फीमेल्स हमेशा डिपेंडेंट रहती हैं. वर्जीनिया वुल्फ फीमेल इंडिपेंडेंस की बहुत बड़ी प्रोपोगेटर थी. विद दिस इन माइंड, अ रूम ऑफ वंस ओन टैकल्स थीम्स सच एज access to education, literary history, the social circumstances surrounding women's writing and androgyny. Androgyny का मतलब होता है एक ऐसे concept के साथ लिखना, एक ऐसा दिमाग होना राइटर का which is not thinking whether I'm a male or a female. And she also dealt with the taboos surrounding female writing. तो वर्जीनिया जी का मानना था कि किसी भी पर्सन के लिए, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है और फीमेल्स को एजुकेशन से दूर रखा जाता था. वुल्फ नोट्स दैट दी वुमेन हैव बीन केप्ट फ्रॉम राइटिंग एजुकेशन बिकॉज ऑफ द सोशल कंस्ट्रेंट्स दे फेस एंड देयर रिलेटिव पॉवर्टी एज वेल, एंड शी वांटेड दैट इन द फर्स्ट प्लेस टू हैव अ रूम ऑफ हर ओन, let alone a quiet room or a soundproof room. That was out of question of course unless her parents were exceptionally rich or very noble. हर फीमेल के पास एक अपना कमरा होना बहुत ज़रूरी है, एक अपना स्पेस होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर वो बैठकर अपने विचार व्यक्त कर सके, सोच विचार कर सके, अपने टैलेंट को और ग्रो कर सके. सो दिस essay basically examines whether women were capable of producing art and in fact free to produce art work of quality of William Shakespeare's. So addressing the limitation that past and present women writer face, she says कि हर फीमेल के पास अपना एक खुद का थोड़ा सा स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके बाद वो ऑडियंस से कहती हैं कि एक फीमेल की क्या आइडेंटिटी है और वो फॉर मैरिज का एक कंसेप्ट देती हैं. सो शी इन्वेंट्स अ फिक्शनल सेल्फ इन्वाइटिंग द ऑडियंस टू कॉल दिस
फिक्शनल सेल्फ मैरी बीटन, मैरी सीटन, मैरी कारमाइकल। तो बहुत सारे वो नाम लेती हैं और कहती हैं कि क्या इम्पोर्टेंस है इन नामों की, क्या इन नामों में आइडेंटिटी छुपी है किसी फीमेल की। सो द 4 मैरिज इन वर्जीनिया वुल्फ रूम ऑफ वंस ओन आर आइडेंटिटीज शी क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट दैट women of the society, and the expectation and limitations are imposed on the women of that time. All women have potential according to her, but it is up to them to fight back against the oppressing society they live in. तो किसी भी फीमेल को, चाहे कोई भी नाम हो उसका, उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन सोसाइटी के स्ट्रक्चर, सोसाइटी की लिमिटेशंस उसको ग्रो नहीं होने देते, उसको डेवलप नहीं होने देते। तो इट इज़ द टाइम, नाउ इज़ द टाइम टू फाइट बैक अगेंस्ट द ऑपरेसिंग सोसाइटी। तो वर्जीनिया वुल्फ जी अपने आप को एक फिक्शनल कैरेक्टर में रखती हैं और कहती हैं कि मुझे या किसी भी फीमेल को किसी भी नाम से बुलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। कॉल मी मैरी बीटन, मैरी सीटन और मैरी कारमाइकल और बाय एनी नेम यू प्लीज़, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एनी इम्पोर्टेंस। क्या नाम में कोई पहचान है? पहचान नाम में नहीं है, काम में है। द फैक्ट दैट वुल्फ सजेस्ट दैट द नेम विथ विच यू शुड एड्रेस her, a female, is not of any importance or significance. By giving a name, usually a form of personal identification, that is a lack of importance. तो आप सिर्फ नाम दे रहे हो, उस पर्सन को कोई importance नहीं दे रहे. So she is basically creating a general subjective identity with which the readers can identify. In this way, the narrative of Mary Beaton, Seton, Carmichael becomes a universal narrative, one that can be applied to every women reader regardless of the women's characteristic. तो she says कि basically female का नाम important नहीं है, नाम किसी female की पहचान नहीं है, उसका काम, उसका talent उस female की पहचान है. इसके बाद वर्जीनिया जी बात करती हैं जूडिथ शेक्सपियर के बारे में. जूडिथ शेक्सपियर, द इमेजिन्ड सिस्टर ऑफ विलियम शेक्सपियर. कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, फिक्शनल कैरेक्टर है, इमेजिन कैरेक्टर है. विलियम शेक्सपियर की सिस्टर इमेजिन किया गया है एक पर्सन को. एंड वुल्फ क्रिएट्स हर टू शो हाउ अ वुमन विद टैलेंट इक्वल टू शेक्सपियर वुड नॉट, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, बी एबल टू अचीव द सेम सक्सेस. अगर शेक्सपियर की कोई बहन होती जिसका नाम होता जूडिथ शेक्सपियर, तो क्या उसको उतना ही फेम मिलता? क्या उसके पेरेंट्स उसको इतना ही ग्रो होने देते जितना कि शेक्सपियर को होने दिया गया बिकॉज ऑफ बीइंग अ मेल? तो जूडिथ की लाइफ बहुत ही ट्रेजेडी से भरी हुई हो जाती. शायद उसकी फैमिली उसको शादी के लिए प्रेशराइज करती. शायद वो अगर टैलेंटेड होती तो लंदन जैसे किसी प्रेस्टिजियस सिटी में चली जाती जहाँ पर वो आर्ट परस्यू करना चाहती, और वहाँ पर भी उसको सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स का ही सामना करना पड़ता. उसके बाद वर्जीनिया जी जूडिथ की लंदन की लाइफ के बारे में बताती हैं कि अगर वो लंदन चली गई है अपने आर्ट को परस्यू करने के लिए, तो भी लोग जो हैं उसको एक फीमेल की तरह ट्रीट करेंगे, उसको एक आर्टिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. तो द सोसाइटी में लुक एट हर फ्रॉम द लस्टफुल आइज rather than respecting her talent. Maybe she becomes pregnant by some fake manager and she eventually kills herself. But later in the essay, Woolf brings back the ghost of Judith Shakespeare and tells the young women in the audience that they have the power to be the voice that Judith never had. तो सब फीमेल्स को एड्रेस करते हुए वर्जीनिया जी कहती हैं कि वो कर दिखाओ जो जूडिथ को करने से रोका गया. She invents the story of William Shakespeare's sister, Judith Shakespeare, a woman with potential of genius, but who is never able to write a word and ends up committing suicide because of the way that society is structured against women. She provokes women to create a history of their own, history of women's writing. So in this essay, Woolf constructs a critical and historical account of women writers thus far. She examines the career of several female authors like Ephra Behn, Jane Austen, Bronte sisters, Anne Finch, Countess of Winchelsea and जॉर्ज एलियट. इन सब का एग्जाम्पल देती हैं कि फीमेल्स के पास भी तो कैलिबर रहा है हमेशा से आगे आने का, आगे बढ़ने का, अच्छे राइटर बनने का. Further, she says that although literature has witnessed the role of women evolving through ages, but until still recent time, most of the published writers were men, and portrayal of women in literature was no doubt biased. And a lot of this has to be blamed to the fact that literacy was confined only to males as per the customs of ancient world. फीमेल को क्या करना है एजुकेशन दे के, दैट वॉज द कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी.
ड्यूरिंग दी विक्टोरियन एरा, जो कि 1837 से लेकर 1901 तक का पीरियड रहा है, ड्यूरिंग दी विक्टोरियन एरा देयर वाज एन अनएंडिंग डिबेट ओवर द रोल ऑफ women. While this era was dominated by the writers who treated women as an angelic figure, बड़ी नाजुक सी हैं, innocent है, physically weaker हैं, and nothing less than the household commodities, लेकिन फीमेल्स में भी वो पोटेंशियल था जिसको किसी ने नोटिस ही नहीं किया। आइए एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि इस एसे में वर्जीनिया वुल्फ जी ने क्या कहना चाहा है। तो सबसे बड़ी बात तो यही कही है उन्होंने कि फीमेल्स में भी एक पोटेंशियल होता है जिसको सोसाइटी बड़े आराम से अपने कंफर्ट के हिसाब से डेलिबरेटली या नॉन डेलिबरेटली नेग्लेक्ट कर देती है। सो दिस एसे इज अ लैंडमार्क ऑफ 20th century feminist thought according to me, and it explores the history of women in literature and material conditions that are required for the writing of literature. और ये conditions क्या हैं? लेजर टाइम, प्रिवेसी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर फीमेल्स के पास भी कुछ खाली वक्त हो, थोड़ी सी प्रिवेसी हो, थोड़ी सी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, तो ऐसी क्या कमी है कि वो शेक्सपियर जैसी राइटर नहीं बन सकती। सो वुल्फ रिपीटेडली इंसिस्ट्स अपॉन द नेसेसिटी ऑफ एन इनहेरिटेंस दैट रिक्वायर्स नो ऑब्लिगेशन एंड द प्रिवेसी ऑफ वंस ओन रूम फॉर द प्रमोशन ऑफ क्रिएटिव जीनियस। I hope you liked the video. Please do not forget to share and subscribe the channel. Thanks for watching. Best of luck for your exams. You can join our online classes by sending WhatsApp at the given numbers.